वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिख करके बताइए कि क्या अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, ऑल ओके है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी इन द चैट सेक्शन। जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद से आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यूज के तौर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल के सवालात में आप लोगों को करा रही हूँ। एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को इन द लास्ट में बता दूंगी। सारा क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद जब टॉप 30 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, जो कि मैं लास्ट में ही बताऊंगी। ठीक है, तो जी हाँ, आप सभी को एक साथ और आपके परिवार वालों को भी हमारी तरफ से सलाम और आदाब है। और क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए एक बार और बताइए ऑल ओके है ना। यस, ऑल ओके है, क्या बात है। तो सीटेट फरवरी 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए लगातार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ और उसी से रिलेटेड इन द लास्ट में बात करूँगी क्या होने वाला है। 1 जनवरी जो है उसको छोड़ करके 2 जनवरी से क्या होने वाला है, क्या कुछ नया है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में। तो ज़रूर दे इस आप लोग लास्ट तक जुड़िएगा और सुनिएगा क्या इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ करते हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज उर्दू का, सीटेट उर्दू पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लैंग्वेज कंप्रेशन से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इबारत और शेर से, तो उससे तो आप आसानी से बता ही सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक ना एक गलती आप कर देते हैं, तो ऐसा कोशिश कीजिएगा कि एक भी गलती आपका ना हो। ठीक, आज टोटल 30 मस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओरिजिनल PYQ। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दिसंबर 2021 वाला ही क्वेश्चन है, पेपर 1 और लैंग्वेज 2, लेकिन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो, चाहे आप पेपर 2 के एस्पिरेंट हो, आप सभी लोगों के लिए ये क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, देखते हैं कि आप सभी लोग हर एक सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही बता पाते हैं कि नहीं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लिख दिया गया है, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। रेडी? तो लिखिए आग लगाकर एक बार आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। और यस मैम, वी आर रेडी। एक बार जल्दी से लिख दीजिए। मैम, डीएलएड का बैच कब से शुरू हो रहा है? डीएलएड का बैच कल यानी कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक, चलिए हैशटैग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है, लिख दिए हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो टू स्टार्ट। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इवन आप सभी लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करके अपने परिवार में जो लोग नए नए होंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, कल वाले क्वेश्चन को पहले देख लिया जाए। ये कल वाला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसका जो है ना आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं आप सभी लोगों से बोल भी रही थी कि नहीं, मुझे जहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। लेकिन आप सभी लोग लगातार, कुछ लोग थे जो बी लगातार लगाते जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर आज के इस क्लास में वही क्वेश्चन को मैं लेकर के आई हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 139 नंबर सवाल था, नज़्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए किस चीज़ पर? ऑप्शन ए था नज़्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर, या फिर ज़ख़ीरा अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर। कवायद पर तो ध्यान नहीं देना है, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। सी और डी तो नहीं होगा, तहरीर के फ़रोग पर और ना ही कवायद और उसूल के इस्तेमाल पर, इन दोनों पर तो नहीं होगा। लेकिन जो लोग बी लगा रहे थे ना,
उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नज्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर। मैं आप लोगों को कल भी बोल रही थी कि मुझे जहाँ तक रुझान जा रहा है ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, क्योंकि नज्म और शायरी यानी कि कविता और शायरी की तदरीस यानी कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है कि बच्चा जो है ना नज्म या शायरी से महजूज हो, यानी कि उससे आनंदित हो, वो खुश हो, ठीक है, उसकी तहसीन पर आपको तवज्जो देनी है ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए नज्म या फिर शायरी पढ़ने में। जब आप जितना अच्छे तरीके से हंसते खेलते हुए खुशी के आनंदित आप बच्चों को करेंगे नज्म या शायरी से, उतना ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगा बच्चा नज्म या फिर शायरी को पढ़ने में। तो नज्म और शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको किस चीज़ पर, नज्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर। बच्चे उससे आनंदित हो, खुश हो, उनका इंटरेस्ट जगे कि वाह। तो ऐसे देखते हैं टीचर भी होते हैं तो नज्म और शायरी पढ़ाते हैं तो उसको और बच्चों को आनंदित करने की कोशिश कर, और जब भी नज्म और शायरी की बात आती है तो जितने भी बच्चे हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब आप लोग को मिल गया ना, कल वाला ये क्वेश्चन था। अगला जो एक और सवाल था जो कि कल का नहीं बहुत पहले का था, उसको भी मैंने रखा था कि चलिए इसका भी बता दूंगी। ये क्वेश्चन ये है कि दर्ज झैल में से कौन जबान के एतबार से सर्वतमंद माहौल के लिए दुरुस्त है। सर्वतमंद माहौल के लिए दुरुस्त है, सर्वतमंद मतलब प्रभावी और अच्छा माहौल के लिए दुरुस्त सही है। यह स्कूली तालीम के दौरान मुख्तलिफ तहजीबों के सीखने में मुआविन होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यह फिल बदीही ज़बान के नुमूद इर्तका की बुनियाद फराहम करता है। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जब सर्वतमंद माहौल, प्रभावी और अच्छा माहौल रहेगा तो जो भी ज़बान सीख रहा है बच्चा उसमें उसका विकास होगा, जल्दी उस जबान उस भाषा को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। यह फिल बदी जबान के नुमूद इर्तका की बुनियाद फराहम करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन थे, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब चलिए, अब आपके सामने आएंगे दिसंबर 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर PYQs। रेडी हैं आप सभी लोग? देखते हैं 30 में 30 इस बार आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। तैयार? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए, और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे, और शेयर कर, आप लोग के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना सबको पकड़ करके एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। हिदायत देखिए, लंबा चौड़ा हिदायत दी गई है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ठीक है, लीजिए पढ़िए। ये लंबा चौड़ा हिदायत में दिया गया है इबारत को पढ़ना है और इससे पढ़ करके आंसर बताना है। मैम एक डाउट क्लियर कर दीजिए, लैंग्वेज 2 में पैराग्राफ आएगा या नहीं? चाहे आप लैंग्वेज 1 ले चाहे लैंग्वेज 2 ले, पैराग्राफ तो दोनों में आएगा। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वह दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। रज़िया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी। वह अवाम की मुहाफिज और मददगार थी। रज़िया सुल्तान ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा और उनसे मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने अमीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबसी गुलाम याकूत को उसकी जफाकसी और ईमानदारी के सिले में दे दिया। अच्छा, ये मुझे लगता है ये जो इबारत है एक बार और रिपीट हो चुका है। देखिए दोबारा ये इबारत रिपीट हो गया। आप सोच सकते हैं कि इबारत भी रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? नहीं, ये नया क्वेश्चन है, ये पुराना वाला नहीं है। इबारत जो है ना ये वाला, ये रिपीट हो रहा है दोबारा, ये समझिए। यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहलाकर
को बहकाकर बगावत करवा दी। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। तो इस तरीके से जो है इबारत था। सबसे पहला सवाल देखते हैं। आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न ये रहा। सबसे पहला सवाल, रज़िया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन। बताइए। यस, इस इबारत में बताया गया है कि रज़िया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, जबरदस्त, सभी का आंसर सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर है कि रज़िया सुल्तान अवाम की क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है हमदर्द और मुखलिस, मुहाफिज और मददगार, दोस्त और हमदर्द, या फिर मददगार और मोहसिन। तो नहीं, वो अवाम की मुहाफिज और मददगार थी, ये कहा गया है इबारत में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं, आप लोग इबारत में गलती क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि इबारत से तो हम सारा का सारा सही कर लेंगे, इबारत और शेर से सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सही कर लेंगे, और उसके बाद से फिर भी गलती हो जा रही है, ऐसा क्यों? बताइए। अगला सवाल है 123 नंबर, वह मुल्की मामलात में किससे मशवरे करती थी? तो अपने 40 अमीरों से। यस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देखिए, अपने 40 अमीरों से मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसने अमीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया था? तो वो अपने एक हबशी, यस, गुलाम याकूत को दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में तो गुलाम नहीं लिखा है, गुलाम नहीं लिखा है, सिर्फ याकूत लिख दिया है, तो भी तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। और किसने रज़िया को तख्त से उतारने की कोशिश की? तो उतना बड़ा ओहदा जब रज़िया सुल्तान ने अपने गुलाम याकूत को दे दिया, तो वैसे उतना बड़ा ओहदा तुर्क अमीरों को मिलता था, लेकिन उन्होंने एक गुलाम को दे दिया। तो इससे तुर्क अमीर जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, और फिर जितने भी तुर्क अमीर थे वो रज़िया को तख्त से उतारने की साजिशें करने लगे। तो तुर्क अमीर, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल, यहाँ पर देखिए, रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद मुश्किलों का सामना कैसे किया? निहायत बहादुरी से, ताकत के जोर पर, फौज की मदद से, या फिर अमीरों की मदद से? नहीं, बहुत निहायत ही बहादुरी से उन्होंने आने वाली मुश्किलों का सामना किया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार का मुतजाद क्या होगा, जरा बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी, बेईमानदार। एक यही तो दिख रहा है, बाकी फर्ज शनास तो नहीं होगा, बदनीयत भी नहीं होगा, बेजमीर भी नहीं होगा, यही दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, बेईमानदार, अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। फिर अगला सवाल देखिए, इख्तियार की जमा, तो वो इख्तियारात होता ही है, ये आप लोग आसानी से बता ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इख्तियार का जमा यानी कि बहुवचन, प्लूरल, इख्तियारात। फिर अगला प्रश्न, अगला सवाल है, अच्छा 1 से 28 तक तो हो ही गया। अब फिर से इबारत दी हुई है यहाँ पर, और आपको फिर से इबारत को पढ़ना है और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 129 से लेकर 135 तक सवाल पूछे जाएंगे इस इबारत से। तो इस इबारत को पढ़िए, और ये जो हम लोगों ने कल इबारत पढ़ा था ना, उसी का सेकंड पार्ट कह सकते हैं।
वर्जन 2 सेकंड वर्जन है। कल झोरी वाला और उसके बैल वाला हम लोगों ने जो क्वेश्चन इबारत को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसी से रिलेटेड, यानी कि उसका पार्ट 2। दूसरे दिन झोरी का साला, जिसका नाम गया था, झोरी के घर आया, बैलों को दोबारा ले गया। अब के उसने गाड़ी में जूता शाम को, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब के उसने गाड़ी में जूता, नहीं नहीं, कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अब के उसने गाड़ी में रखा, हो सकता है, बैलों को गाड़ी में रखा और उस शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया, वही सूखा हुआ भूसा जो है ना, डाल दिया। उनका साला क्या नाम था? गया नाम था। यस, गया जो है वो मोटी रस्सियों से बांध दिया घर पर ले जाने के बाद, और खुश्क झूठा भी नहीं होगा और ना ही जूता होगा और जोता भी नहीं होगा। अब के उसने बैलगाड़ी में जोता भी नहीं होगा और ना ही जूता होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। अब के उसने, हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, याद रखिएगा। अब के उसने गाड़ी में ना तो जूता होगा ना ही जोता होगा, ये पूरा लाइन मिस्टेक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि अब के उसका साला जो है, क्या नाम था? गया। गया जो है गाड़ी में रखा बैलों को और शाम को घर पहुंच गए। गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया, सूखा हुआ भूसा डाल दिया। ठीक, यस। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। बताइए, यहाँ पर बैलों का नाम भी दे दिया गया है हीरा और मोती। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी नहीं थे, उनको इस चीज की आदत नहीं थी। झोरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न मारता था, यहाँ मार पड़ी उस पर खुश्क भूसा, नांद की तरह आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता मगर उन्होंने पांव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया और हल लेकर भागना शुरू कर दिया। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। तो इस तरीके से हीरा और मोती जो है ना, इनकी कहानी यहाँ पर द एंड होती है। ठीक है, खेत जोतने की बात है। खेत, उनका जो साला है ना, खेत जोतवा रहा था बिना खिलाए बिना पिलाए, तो वो भागना शुरू कर दिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर भी आप लोग लगा रहे हैं, झोरी का साला किसको दोबारा घर ले गया? तो बेचारे हीरा और मोती दोनों को लेकर के गया घर, जो कि दोनों बैल थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए। गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधकर उनके आगे क्या डाल दिया? हरी हरी घास, गीला भूसा, सूखी रोटियां या फिर खुश्क भूसा? तो गया जो उनका साला था, तो वो जो है बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और उसके बाद से खुश्क भूसा डाल दिया बेचारे, और वो नाद की तरफ उठा करके देखे भी नहीं अपना चेहर। नाद की तरफ एक खाने के लिए जाया जाता है ना, तो वो इतने अच्छे बैल थे हीरा और मोती की देखे ही नहीं नाद की तरफ। उनको पता था कि वही सूखी हुई भूसी दे देंगे हमें खाने के लिए, खुश्क भूसा, तो उसको खाकर हम क्या करेंगे। तो बेचारे बैल को कुछ खाने को नहीं मिला था और हल जोतवाया जा रहा था, हल से खेत जोतवाया जा रहा था। गाय ने बैलों के साथ क्या सुलूक किया? ए में दिया है बैलों को हरा चारा खाने को दिया, बैलों को हल में जोता, ठीक है, जोता ही होगा। बैलों को भूखा रखा, बैलों के साथ मारपीट किया। ऑप्शन नंबर सी।
सॉरी, बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बी में दिया है ना। यस। 31 131 का ऑप्शन नंबर बी। गया ने बैलों के साथ हल से जुतवाने का काम किया था खेत। 132 नंबर सवाल है कि गया ने जब हीरे के नाक पर डंडा जमाया तो मोती ने क्या काम किया। ऑप्शन ए में दिया है गया को सींग मारने की कोशिश की, रस्सी तोड़ने की कोशिश की, या फिर हल लेकर भाग गया, या फिर हीरा को प्यार करने लगा। तो जैसे ही हीरे के नाक पर डंडा जमाया तो मोती जो है ना वो गुस्सा हो गया और हल लेकर भाग गया, भागना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल कि छोटी सी लड़की बैलों के मुंह में क्या देकर चली गई। तो वो रोटी बनाई हुई थी, एक एक रोटी जो है ना दोनों बैलों के मुंह में दे करके चली गई ताकि वो खा ले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ये भी आसान है। अगला सवाल है जालिम की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा। जालिमों, जालमात, जुल्मात, या फिर अजलम। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जालिम की जमा यानी कि बहुवचन जालिमों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर कि शाम का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा। अंधेरा, उजाला, रात, या फिर सुबह। रात का तो दिन होता है, अंधेरा उजाला एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे अगर देखा जाए तो शाम का सुबह। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गया 135 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब लैंग्वेज कंप्रेशन तो कंप्लीट हो गया। अब 136 से स्टार्ट होगा पेडागोजी का सवाल। तो लीजिए 136 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 डॉट डॉट पढ़ने की वकालत करती है। अब क्या क्या पढ़ने की वकालत करती है, ये एनसीएफ दो एनसीएफ की बात नहीं की जा रही है, नेप 2020 की बात की जा रही है। नेप 2020 क्या क्या पढ़ने की वकालत करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और जदीद हिंदुस्तानी जबानें। बी में दिया है मादरी जबान, अंग्रेजी, रियासत की जबान, संस्कृत, पाली, प्राकृत, कबायली और छोटी जबानें। सी में दिया है पूरी स्कूली तालीम में अंग्रेजी और अंग्रेजी बतौर जरिए तालीम। या फिर डी में दिया है मादरी ज़ुबान, घर की ज़बान, क्लासिकी ज़बान, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें और गैर मुल्की ज़बानें। इसका सही आंसर, क्या बात है, ज़बरदस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेप 2020 ये वकालत करती है किस ज़बान में पढ़ने की, तो मादरी ज़ुबान जो है, बच्चा पहले तो 8वीं क्लास तक बच्चे को मादरी ज़ुबान में ही तालीम देनी है। मादरी ज़ुबान, घर की ज़ुबान जो है, जो बच्चा घर में बोलता है उस ज़ुबान का सहारा लेकर के बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। क्लासिकी ज़ुबान जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें हैं। हिंदुस्तानी आइन में जितने भी ज़बानें 22 ज़बानें दर्ज हैं उसमें भी इजाज़त देता है, वकालत करती है ये नेप 2020। और गैर मुल्की ज़बानें, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए 137 नंबर क्वेश्चन। 8 साल का एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये ज़बान का हुसूल है, या फिर ज़बान की आमोजिश है, या फिर ताउन है, या फिर खाम मवाद का मफरूज़ा है? सोच समझ करके आपको बताना है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर, कुछ लोग, हाँ, मैं ये बताऊंगी सही आंसर क्या है, हालांकि ए और बी आ रहा है। उजैर खान का कहना है अर्जन हुआ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर
8 साल का एक बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ बिहार से कहाँ आता है? मुंबई। और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों ज़बान जो स्कूल में सीखता है ना, इसका हो गया अधिगम यानी कि आमोजिश। और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो अपने मोहल्ले में, क्योंकि जिस मोहल्ले में वो रहता है वहाँ पर मराठी ज़बान बोली जाती है, स्कूल के दोस्त भी मराठी ज़बान बोलते हैं, तो उस माहौल में रह करके वो मराठी ज़बान सीख लेता है। तो वो जो मराठी ज़बान सीखा ना, उसका अधिगम नहीं हुआ, आमोजिश नहीं हुई, बल्कि हुसूलियाबी हुई। तो ज़बान का हुसूल, इसी को कहते हैं अर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जबान की हुसूलियाबी यानी कि भाषा का अर्जन हुआ, मराठी जबान का अर्जन हुआ। और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जो स्कूल से वो सीख रहा है, तो क्योंकि उसको पता है कि हम मराठी जबान सीख रहे हैं, सॉरी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जबान सीख रहे हैं स्कूल से, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का आमोजिश हुआ और मराठी जबान का अर्जन यानी कि हुसूलियाबी, इक्तिसाब आप कहेंगे। अगला सवाल 138 नंबर क्वेश्चन है कि मतन के मुताले के दौरान आमुज़गार कुछ इंदिए मिलते हैं, आमुज़गार को कुछ इंदिए मिलते हैं जो मानी को अखज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं। उसे क्या कहेंगे? तायराना नज़र डालना, गैर मुताला करना, मानियाती इंदिए या फिर फार्मूलाती इंदिए? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कंफर्म है? इंदिए का मतलब आप लोग बताइए क्या होगा? मीनिंग ऑफ इंदिए बताइए। हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मतन के मुताले के दौरान आमोज़गारों को कुछ इंदिए मिलते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए वो जो मानी को अख़ज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं। यानी कि मानी, जो वो मतन, जो चैप्टर, जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उस मानी को अख़ज़ करने में, यानी कि उसका मानी क्या है उसको समझने के अमल में उसकी मदद यानी कि सहायता करते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसको इंदिए दिए जाते हैं तो इसको मानियाती। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ठीक, मानियाती इंदिए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर।
हेलो। हेलो। चलिए ठीक है, आवाज़ जा रही है ना? हम्म। तो यस, क्वेश्चन नंबर 38 पर थे, इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे थे? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, मतन के मुताले के दौरान आमोजगार को कुछ इंदिये मिलते हैं जो मानी को अखज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? तो आप सभी लोग इंदिया का मतलब क्या बता रहे थे? ऑप्शन नंबर सी। सी ठीक है। यस ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया का मतलब हिंट। हाँ, इंडिया का मतलब हिंट हो सकता है। ठीक। यस, आप ही ने तो बताया है मैम, हिंट होगा। यस, तो ये जो आप लोग बता रहे हैं हिंट, या फिर यहाँ पर कुछ लोग संदर्भ भी लिख रहे हैं। यस, तो संदर्भ भी एक इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंडिया के लिए, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में। तो मतन के मुताले के दौरान, यानी कि कोई पैराग्राफ है उसको पढ़ने के दौरान आमुजगार जो है पढ़ने वाला, उसको कुछ इंदिए मिलते हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। तो मतन के मुताले के दौरान आमुजगार को कुछ इंदिए मिलते हैं, यानी कि हिंट या फिर संदर्भ कह सकते हैं, वही जो आप लोग बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो मतन के मुताले के दौरान आमुजगार को कुछ इंदिए मिलते हैं जो मानी को अखज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं। मानी को समझने में वो जो इंदिए हैं वो उनकी मदद करते हैं। हिंट भी कह सकते हैं, ये बढ़िया वर्ड है अगर इंदिए के लिए देखा जाए तो हिंट। ठीक, तो उसे आप क्या कहेंगे? मानियाती इंदिए, यानी कि मानी को समझने में वो क्या कर रहे हैं। ये ऐसे इंदिए हैं जो क्या कर रहे हैं, उस आमोजगार यानी कि जो सीखने वाला छात्र है उसकी जो भी वो पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो पैराग्राफ को पढ़ने में, पैराग्राफ के मानी को समझने में उसकी मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानी को समझने में मदद कर रहे हैं। तो क्योंकि मानी को अखज़ करने के अमल में उसकी मदद कर रहे हैं, तो मानियाती इंदिए हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, 139 नंबर क्वेश्चन है कि सुनने की अमल में मरकजी ख्याल का हुसूल, पेशगोई, इस्तिंबात और तलखीस शामिल है। सुनने के अमल में नीचे से ऊपर सुनने का अमल, या फिर मालूमात के लिए सुनना, ऊपर से नीचे सुनने का अमल, या फिर मालूमाती समाज। तो अगर इनकी बात की जाए, हाँ बिल्कुल, इंदिए का मतलब संदर्भ होता है। किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो उसी को अगर उर्दू में देखा जाए तो इंदिए कहा जाता है। इंदिए उसका आप कह सकते हैं बहुवचन, यानी कि इंदी से ही इंदिए बना दिए गए हैं, आप यूं कह सकते हैं। ठीक, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 139 का? सी, सुनने के अमल में मरकजी ख्याल का हुसूल। ठीक,
पेशगोई और फिर इस्तिंबात और फिर तलखीश। तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे सुनने का अमल कहलाएगा। सी जो आप लोग लगा रहे हैं वो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे के सुनने का अमल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। इस्म फेल सिफत और मुतालिक फेल के जुमराबंदी की जाती है। ए में है खबरिया लफ्ज़, बी में है अमली लफ्ज़, सी में है मजहूल लफ्जियात और लाजिम लफ्जियात। तो अगर इनकी बात करें 140 का, तो यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस्म फेल सिफत और मुतालिक फेल की जुमराबंदी की जाती है। इस्म फेल सिफत और मुतालिक फेल की जुमराबंदी की जाती है। खबरिया लफ्ज़ या फिर अमली लफ्ज़? ऑप्शन नंबर बी और ए। हाँ, सी और डी नहीं होगा। मजहूल लफ्जियात और लाजिम लफ्जियात नहीं होगा। ए और बी में से ही हो सकता है कोई एक। तो अब बताइए क्या होगा? नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो लोग लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, खबरिया लफ्ज़, क्योंकि उसमें इस्म भी, फेल भी, सिफत भी और मुतालिक फेल, ये सब बोला जा रहा है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लिया के बारे में मालूमात, उसकी तौज़ीह और महदूद हद तक उसका इस्तेमाल डॉट डॉट है। अमलियाती मालूमात, इकरारी मालूमात, कवायद की तर्जुमानी या फिर ज़बान का अमल। इसका सही आंसर क्या होगा? कुल्लिया के बारे में मालूमात हो गया, उसकी तौज़ीह और महदूद हद तक उसका इस्तेमाल। यस, लीजिए इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा रहे हैं कंफर्म। ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन और निशात। ठीक है, कुछ लोग बी भी लगा रहे हैं, कुछ लोग ए भी लगा रहे हैं। म, कुलिया के बारे में मालूमात हो गया, उसकी तौज़ीह हो गया और महदूद हद तक उसका इस्तेमाल। तो महदूद हद तक उसका इस्तेमाल बोला जा रहा है, तो इकरारी मालूमात ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। फितरी जबान में सियाक से मतन का आगाज है। गढ़ा हुआ मतन, अदबी काम, दरसी किताब से मुसन्निफ के ज़रिए तैयार करदा मतन या फिर एक मुस्तनद मतन। तो मुस्तनद जो होगा, मुस्तनद मतन, तो ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। जहाँ ये मुस्तनद एक ऐसा वर्ड है ना जो पॉजिटिव में लिया ही जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव टैग वर्ड मान सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, एक मुस्तनद मतन। अगला सवाल है 143 नंबर कि ज़बान के अंदाज़ा कद्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है?
मूल्यांकन के बारे में कौन निम्नलिखित में से सही है? आमोज़गारों की हुसूलियाबी, आमोज़गारों की कवायद की मालूमात की जांच, या फिर आमोज़गारों की ज़बान की महारत का अंदाज़ा कद्र, यह मालूम करना कि आमोज़गार क्या नहीं जानता है। इसका तो ऑप्शन नंबर डी कंफर्म है, नहीं होगा। यह मालूम करना कि आमोज़गार क्या नहीं जानता है, ये तो नहीं होगा। ज़बान के अंदाज़ा कद्र के बारे में ये कथन सही है कि आमोज़गारों की ज़बान की महारत का अंदाज़ा कद्र यानी कि मूल्यांकन, महारत का मूल्यांकन करना, कहाँ तक बच्चे सीखे हैं, कहाँ तक उनका विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर की ज़बान की क्लासरूम में होने वाली गलतियों के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है? होने वाली गलतियों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है गलतियां आमोजिश का हिस्सा है और आमोज़गार और उस्ताद दोनों के लिए फीडबैक है। ज़बान के इस्तेमाल में आमोज़गार जहां और जिस वक्त गलती करे उस वक्त उनकी सलाह होनी चाहिए। गलतियां सिर्फ उस्ताद के लिए आमोजिश का हिस्सा है। गलतियां दूसरी ज़बान में पहली ज़बान की मुदाखलत का इशारा है। मुदाखलत यानी कि रुकावट नहीं, रुकावट तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रुकावट तो हो ही नहीं सकता है, मुदाखलत बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सिर्फ वर्ड जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड में, गलतियां सिर्फ उस्ताद के लिए आमोजिश का हिस्सा है, नहीं। ज़बान के इस्तेमाल में आमोज़गार जहां और जिस वक्त गलती करे उस वक्त उसकी इस्लाह नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर दिया गया है कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है यहाँ पर कि ज़बान के का उस्ताद अपने समाजी उलूम के शरीककार के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सकाफती तुनू पर एक मफूज़ा देता है। आमोज़गार को समाजी उलूम की किताबों और तारीख, जोग्राफियाई, सकाफत व सियासत वगैरह से मुताल्लिक़ सतावीज़ रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है और इसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाना है। ज़बान की आमोजिश के इस अमल को आप क्या कहेंगे? समाजी उलूम में ज़बान, समाजी उलूम का मफूज़ा, दरसियात को मुहित ज़बान, या फिर ज़बान में लिखने का फ़रोग़। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से दिया है कि ज़बान का उस्ताद अपने समाजी उलूम के शरीककार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के सकाफती तुनू पर एक मफूज़ा देता है और आमोज़गारों को समाजी उलूम की किताबों और तारीख, जोग्राफियाई, सकाफत व सियासत वगैरह से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है बच्चों को, यानी कि छात्रों को। तो इसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाना है। ज़बान की आमोजिश के इस अमल को जो है ना, वो दरसियात को मुहित ज़बान, ऑप्शन नंबर सी जो लोग लगा रहे हैं उनका सही है, दरसियात को मुहित ज़बान कहेंगे। ये जो अमल है ये पूरा ऑप्शन नंबर सी। विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर 146 नंबर की, एक आमोज़गार जब नए कवायदी कुल्लियों जैसे फेल, मुस्तकबिल, मुतलक, माजी वगैरह को सीखता है तो वह इस काबिल हो जाता है कि पहले से सीखे हुए कुल्लियों, फेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल से उन्हें मरबूत कर सके। सीखने के इस अमल को क्या कहेंगे? यानी कि वो इस काबिल हो जाता है कि पहले से सीखे हुए कुल्लियों को जोड़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे को जोड़ सके, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में दिया है वकूफ़ी, बी में दिया है माबाद वकूफ़ी, कुल्लिया पर मबनी आमोजिश, या फिर इश्तराकी आमोजिश। तो अगर इसकी बात की जाए ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वकूफ़ी इसको कहेंगे, क्योंकि बच्चा जो है पहले से जो सीखा हुआ है उससे भी जोड़ पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो नया सीख रहा है वो तो ठीक है, नए कवायदी कुल्लियों को वो सीख रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो पहले से सीखा है उससे जोड़ रहा है, तो इसी वजह से वकूफ़ी कहेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 147
एक आमुज़गार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है। वह मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और अपने बड़े भाई की मदद से फ़हम के काम को अंजाम दे सकता है। आमोजिश की इस मश्क को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या इसे कोचिंग कहेंगे, क्या इसको ट्यूटरिंग कहेंगे, या फिर ताउनी अमल कहेंगे, या फिर खाम मवाद का मफरूज़ा कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? यहाँ पर कोचिंग नहीं दी जा रही है कि आप कोचिंग लगाएंगे, ट्यूशन भी नहीं दी जा रही है। एक आमुज़गार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है, लेकिन जितना उसके पास समझ है वो पढ़ सकता है। वह मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, अपने बड़े भाई की मदद से उसका मानी समझ भी सकता है। तो आमोजिश की इस मश्क को ताउनी अमल कहते हैं, यानी कि इसमें किसी न किसी मदद की सहायता से। ताउन का मतलब ही होता है सहायता, यानी कि मदद, यानी कि यहाँ पर उसका भाई मदद कर रहा है और मदद के जरिए वो समझ ले रहा है जो भी पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, यस, स्कैफोल्डिंग भी कह रहे हैं, बिल्कुल स्कैफोल्डिंग ही है, क्योंकि मदद दिया जा रहा है अलग से। एक काम जो आमुज़गार को कुल्लिया, मानी और इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन ए में दिया है कवायद की आमोजिश में तरसीली काम, या फिर मानी अखज़ करने के लिए ज़बान की आमोजिश का काम, कवायद की आमोजिश के लिए तश्कीली काम, या फिर अमली कवायद की आमोजिश। क्या होगा? यस, एक काम जो आमुज़गार को कुल्लिया, मानी और इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करेगा, तो वो कवायद की आमोजिश में तरसीली काम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर ये भी बोल रहा है ना कि इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करेगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल में से कौन कवायद की आमोजिश में शऊर की बेदारी की हिकमत अमली है? ये है 4 ऑप्शन, बहुत लंबा लंबा है। कौन कवायद की आमोजिश में शऊर की बेदारी की हिकमत अमली? शऊर की बेदारी बोल रहा है, चलिए देखिए। शऊर कई बार बाद में अलहदा इस्तेमाल के लिए कवायद निकात को कुल्ली और मश्क के तौर पर पेश करना, या फिर कवायद या ज़बान को सियाक में पेश करना और आमुज़गारों को उस काबिल बनाना कि वह उसे जहन में रखकर इस्तेमाल करे और फिर उस कुल्लिये की तरफ तवज्जो दे। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी ही पॉजिटिव दिख रहा है। कवायद या ज़बान को सियाक में पेश करना, ठीक है, और आमुज़गारों को उस काबिल बनाना कि वह अपने जहन में रख कर इस्तेमाल करें और फिर इस कुल्लिये की तरफ तवज्जो दें। यही तो होगा शऊरी बेदारी, यानी कि इस्तियाक में रखकर बच्चे को जो पहले से पता है उस चीज़ से जोड़ करके आप कवायद सिखा रहे हैं, ज़बान सिखा रहे हैं, और आमुज़गारों को इस काबिल बनाना कि उसे जहन में रख कर इस्तेमाल करें और फिर उस कुल्लिये की तरफ तवज्जो दे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिश नज़रिया का मानना है। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है बच्चे क्लासरूम में होने वाली तदरीस से नई मालूमात हासिल करते हैं। बी में दिया है कुलियों की मश्क से ज़बान की आमोजिश होती है। सी में दिया है सभी आमोज़गार यकसा अंदाज में सीखते हैं। और डी में दिया है बच्चे अपने साबका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं। बात ऑप्शन नंबर डी प्रभावी लग रहा है, और इसमें तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिया, यानी कि तामीरियत पसंदी का ये जो नज़रिया है ये कहता है कि बच्चे जो है अपने साबका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं, जो उन्हें पहले से पता होता है उनसे जोड़ करके रिलेट करके सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन का द एंड हो गया। अब मैं आप सभी लोगों को ये बता रही थी, लास्ट में मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को मैं बताऊंगी, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका 2 जनवरी से ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये दिसंबर तक करेंगे पूरा का पूरा, और 2 जनवरी से सिर्फ और सिर्फ मैं आप सभी लोगों को
उर्दू पेडागोजी, सिर्फ पेडागोजी, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के सवाल ही कराऊंगी। एक 2 जनवरी से ना एक आप कह सकते हैं एक नई शुरुआत होगी सीटेट फरवरी 2026 के एग्ज़ाम के लिए। पेडागोजी का सवाल और पूरे हर एक क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 जनवरी से एक नई शुरुआत, लेकिन अभी ये जब तक दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम लोग फटाफट लगा लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, और जनवरी से जो है ना 2 जनवरी से एकदम नई शुरुआत होने वाली है। तो चलिए, हाँ जी हाँ, ओनली पेडागोजी, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन मैं कराऊंगी 2 जनवरी से, तैयार रहिएगा। और इस तरह से नहीं जिस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह से नहीं। 2 जनवरी से जो पेडागोजी का क्वेश्चन मैं कराऊंगी पूरे हर एक क्वेश्चन को पूरे फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे समझते हुए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आज का ये क्लास कैसा रहा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा या फिर नहीं लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। शेयर कर देना है, लाइक शेयर। अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा।